हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीएस। मेरा नाम रूपांशी भारद्वाज है और हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हमने डिस्कस किया था फर्स्ट एरा जो था ओल्ड इंग्लिश यानी कि एंग्लो सैक्सन पीरियड। उसके बाद हमने डिस्कस किया था एंग्लो नॉर्मन्स के बारे में यानी कि मिडल इंग्लिश। आज हम पढ़ेंगे एलिजाबेथियन एरा यानी कि द रेनेसो। रेनेसो का पार्ट है एलिजाबेथियन एरा। इसके बेसिकली 4 पार्ट्स बोले जाते हैं, पर 3 भी हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि प्यूरिटन एज को आगे मैं बताऊंगी आप लोगों को। इसमें द रेनेसो में हमारा फर्स्ट एरा होगा एलिजाबेथियन एरा, जिसे हम एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं। सेकेंड वाला हमारा है जैकोबियन एरा, जो जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड के ऊपर बेस्ड है। थर्ड हमारा था कैरोलिन पीरियड, जो हमारा जो किंग चार्ल्स थे उनके बारे में है। और जो फोर्थ एरा होगा वो कॉमनवेल्थ एरा है, और कॉमनवेल्थ एरा इसको हम उसी में काउंट कर लेते हैं प्यूरिटन एज में। ये मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगी, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। ये इसके कुछ एराज हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के पीरियड्स हैं। ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश, रेनेसो, एलिजाबेथियन, जैकोबियन। ये देखिए, एक मिनट। हम आज करेंगे दी एलिजाबेथियन एरा, जो हमारी द रेनेसो पीरियड, जो हमारा रेनेसो पीरियड होता है उसके पार्ट्स हैं ये एलिजाबेथियन, जैकोबियन, कैरोलिन एंड प्यूरिटन। प्यूरिटन में हमारा कॉमनवेल्थ एरा भी आ जाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे दी एलिजाबेथियन एरा, जिसे हम बोलते हैं एज ऑफ शेक्सपियर। एज ऑफ शेक्सपियर 1558 से 1603 तक का ये एरा था। अच्छा, इसको एलिजाबेथियन एरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो क्वीन थी इंग्लैंड की वो एलिजाबेथ थी। जो एलिजाबेथ थी वो इंग्लैंड पे रूल कर रही थी। 1558 में जो एलिजाबेथ थी वो क्वीन बनी थी इंग्लैंड की, और 1603 में इनकी डेथ हो गई थी। इसलिए ये वाला एरा एलिजाबेथियन एरा के नाम से मतलब माना जाता है कि उन्हीं का एरा है। अब रेनेसॉ क्या था ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है, आप वहां से देख सकते हैं। 1558 टू 1603 हमारा एलिजाबेथियन एज होगी। जैकोबियन हमारी 1603 से 1625 तक होगी। जैकोबियन कौन है? जैकोबियन से यहाँ पे मतलब है जेम्स। जो जेम्स 7th थे स्कॉटलैंड के, वो बन गए थे किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। ये मैं आप लोगों को आगे जैकोबियन एज में बताऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। कैरोलिन एज, ये हमारी जो किंग चार्ल्स थे उनके ऊपर बेस्ड है, मतलब उनके नाम से ही कैरोलाइन एज का नाम रखा गया है। 1625 से 1649 तक ये पीरियड है। फिर 1649 से 1660 तक हमारा कॉमनवेल्थ पीरियड है। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। इन दोनों को हम बोलते हैं प्यूरिटन एज। आपको कहीं कहीं लिखा मिलेगा 1625 टू 1660, और इस पीरियड का नाम मिलेगा प्यूरिटन एज। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों सेम है। हम कैरोलाइन एज और कॉमनवेल्थ पीरियड को बेसिकली प्यूरिटन एज कहते हैं। क्यों कहते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब रेनेसॉ का मतलब क्या है ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, बट स्टिल हम थोड़ा सा यहाँ पे कवर कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। रेनेसॉ इज अ फ्रेंच वर्ड। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है रीबर्थ। इट सिंबलाइज द बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा ऑफ आर्ट, रीबर्थिंग द क्लासिकल लर्निंग। इसमें क्या था, जो लोगों की सोच थी बेसिकली उसमें चेंजेस आए थे, उनकी सोच बदली थी। लोगों ने क्या किया था, जो चर्च पे वो फोकस करते थे कि जो चर्च में बोला जाता था, बाइबल पढ़ी जाती थी, मतलब जैसे भी चर्च के लोग जो प्रीस्ट होते थे वो बाइबल को जैसे भी ट्रांसलेट करते थे, जैसे भी समझाते थे, कॉमन लोग उस पर बिलीव कर लेते थे। यहाँ पे क्या हुआ था, बाइबल का ट्रांसलेशन हुआ था, लोगों की सोच बदली थी, उन लोगों को समझ में आया था कि तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो तुम्हें बताया जा रहा है। तो बेसिकली ये क्या था, रेनेसॉ पीरियड बेसिकली हम बोलते हैं कि एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ, मतलब एक पड़ाव था। मॉडर्नाइजेशन मतलब जो पोइट्री के अंदर था उसकी तरफ थोड़ा सा मतलब मॉडर्नाइजेशन की तरफ था। लेकिन वर्ड मॉडर्नाइजेशन से आप कंफ्यूज नहीं होना है, कभी आपको लगे कि मॉडर्निज्म, एरा ऑफ मॉडर्निज्म है, ये वो नहीं है। द टर्म रेनेसॉ कॉइन्ड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन। अब एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे जूल्स मिशेलेट,
इन्होंने ये वर्ड रेनेसो कॉइन किया था। कॉइन मतलब इन्होंने इस वर्ड का इन्वेंट किया था, इस टर्म का इन्वेंट किया था। कब? 1858 में। ये आपको याद रखना है, जूल्स मिशलेट, क्योंकि इन पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। अब रेनेसो इन इंग्लैंड, रेनेसो इंग्लैंड में आया कैसे था? ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। सबसे पहले रेनेसो इटली में आया था। रीडिस्कवरी ऑफ ग्रीको रोमन क्लासिक्स। अब जो रेनेसो इंग्लैंड में आया था उसमें बेसिकली क्या होता था, जो ग्रीक और रोमन क्लासिक्स थी उनको दोबारा से यहाँ पे लिखा गया था। आप कह सकते हो कि उनको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। ग्रीको रोमन क्लासिक्स क्या है? जो ग्रीको रोमन्स थे उनके जो वर्क्स थे उनको दोबारा यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया था। जैसे होमर थे, होमर ने इलियड लिखी थी और वर्जिल की थी एनियाड। तो इन सब वर्क्स को दोबारा से डिस्कवर किया गया था रेनेसो के टाइम पे, पीरियड पे। ग्रोथ ऑफ वर्नाक्यूलर लिटरेचर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दांते, पेट्रार्क एंड बोकाशियो। ये कौन है? तीन, ये हमारे इटालियन राइटर्स हैं। दांते, पेट्रार्क, बोकाशियो, इनके बारे में आपने सुना होगा, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था। पेट्रार्क एक टर्म इन्होंने इन्वेंट की थी, ह्यूमैनिज्म, और इसी से हमारे रेनेसो की शुरुआत हुई थी। रेनेसो में ये वर्ड, ये टर्म सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। Roger Eskem was a main figure as he was a tutor of Princess Elizabeth in language Greek and Latin. Elizabethan age, अब यहाँ पे आप देखिए, हम आज पढ़ेंगे Elizabethan age। 1558 से 1603 तक था। इसको गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी कहते हैं। गोल्डन एज थी ये इंग्लिश ड्रामा की, आपको ये याद रखना है। क्रिस्टोफर मार्लो, फ्रांसिस बैकन, ये बैकन है, सॉरी, फ्रांसिस बैकन, स्पेंसर, सर वॉल्टर राय एंड विलियम शेक्सपियर, ये कुछ मेन राइटर्स थे एलिजाबेथियन एरा के, एलिजाबेथियन एज के। और जो विलियम शेक्सपियर थे ये रिप्रेजेंटेटिव थे एलिजाबेथियन एज के। तो इस एलिजाबेथियन एज को हम एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा वर्क्स इसमें शेक्सपियर के बारे में बताए गए हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर पर, मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगी, आपको वहाँ पे इनके ड्रामाज वगैरह सब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, वहाँ पे मिल जाएंगे। जैकोबियन एज। अब जैकोबियन एज में क्या था? 1603 टू 1625 जॉन डन। अब जैकोबियन से आप कंफ्यूज नहीं होना, जैकोबियन का मतलब है जेम्स। जो हमारे जेम्स 7th थे स्कॉटलैंड के, वो जेम्स फर्स्ट बन गए थे इंग्लैंड के, यानी कि वो किंग बन गए थे इंग्लैंड के। जॉन डन, शेक्सपियर, माइकल, जॉन वेबस्टर, बेन जॉनसन, द किंग जेम्स ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। जैकोबियन एज, कैरोलिन एज में क्या था? अभी मैंने बताया चार्ल्स के बारे में था, किंग चार्ल्स, उनका पीरियड था। जॉन मिल्टन, रॉबर्ट बर्टन एंड जॉर्ज हर्बर्ट, ये कुछ मेन राइटर्स थे उस टाइम के। कॉमनवेल्थ पीरियड, जॉन मिल्टन थे, थॉमस हॉब्स, इनके प्रोज और मतलब प्रोज राइटर्स भी थे बहुत सारे, अब्राहम कॉले एंड एंड्रयू मार्वेल, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। बैकग्राउंड एंड कॉजेज। अब इन्होंने कहा रेनेसो के बैकग्राउंड और उसका कॉजेज क्या था, कैसे रेनेसो आया था। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस क्लास में। कॉन्स्टेंटिनोपल क्या था? इस्तानबुल है, मतलब इसका नाम इस्तानबुल रख दिया है। इस्तानबुल में मतलब पहले कॉन्स्टेंटिनोपल उसका नाम था। इसका फॉल इन द सेंस कि जब कॉन्स्टेंटिनोपल खत्म हो गया था, इसके पतन की शुरुआत हुई थी। कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन हुआ था और रेनेसो की शुरुआत हुई थी, ये आपको याद रखना है। और कब हुआ था? 1453 में। ये क्या है? कैपिटल ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर। अब इसका नाम क्या रख दिया गया है? इस्तानबुल। ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है, 1453। एंशियंट ग्रीक टेक्स्ट वर ब्रॉट फ्रॉम कॉन्स्टेंटिनोपल। उस टाइम पे क्या होता था, जो एंशियंट ग्रीक टेक्स्ट थे उनको ढूंढा गया था, उनको निकाला गया था और उनको क्या किया गया था? इंग्लैंड में लाया गया था, इंग्लिश में लाया गया था। Libraries and schools were established for the study of Greek and Latin in subjects such as natural science, philosophy and mathematics. ये बेसिकली हिस्ट्री हो जाएगी पीछे की। सर थॉमस वैट। अब सर थॉमस वैट कौन थे? इंट्रोड्यूस द इटालियन और पेट्रार्क एंड सोनेट टू इंग्लैंड।
इन्होंने क्या किया था, इनको बोलते हैं फादर ऑफ सॉनेट्स, फादर ऑफ इंग्लिश सॉनेट्स। ये आपको याद रखना है। इन्होंने क्या किया था, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। किससे इन्फ्लुएंस थे? पेट्रार्क से इन्फ्लुएंस थे। सर थॉमस वैट जो थे ये इटली गए थे और यहाँ वहाँ पे ये पेट्रार्क से मिले थे। इन्होंने पोएट्री की कुछ फॉर्म्स भी उनसे सीखी थी और जो इन्होंने कुछ पेट्रार्कन सोनेट्स होते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट्स होते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट्स को हम इंग्लिश सोनेट्स बोलते हैं, आपको याद रखना है। ये मैं अलग से क्लास लूंगी, राइम्स, मीटर्स और सोनेट्स, इन सबको हम डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इनकी राइमिंग स्कीम क्या है। स्पेंसेरियन सोनेट्स भी होते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। बस अभी आपको इतना याद रखना है कि जो सर थॉमस वेट थे वो इटली गए थे पेट्रार्क से मिलने और वो उनसे इन्फ्लुएंस थे इसलिए, और उन्होंने क्या किया था, इंग्लैंड में ये इटालियन सोनेट्स को लेकर आए थे। ये आपको याद रखना है। फेयरवेल लव, ये इनके कुछ सोनेट्स हैं। हेनरी हॉवर्ड, जिसे हम अर्ल ऑफ सरे भी कहते हैं, ये भी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि अर्ल ऑफ सरे को हम और क्या कहते हैं, I mean, इन्होंने और क्या दिया था इंग्लैंड को इंग्लिश में। एक तो सर थॉमस वेट का मैंने आपको बताया, इटालियन सोनेट्स लेकर आए थे। ये क्या लेकर आए थे? आपने किसी ने भी आंसर नहीं दिया था मुझे इसका। ब्लैंक वर्स, ये ब्लैंक वर्स लेकर आए थे। इन्होंने ब्लैंक वर्स दिया था इंग्लैंड को। डेवलप द इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट फ्रॉम इटालियन, ये आपको याद रखना है। इटालियन से इन्होंने क्या किया था, इंग्लिश में सोनेट्स को डेवलप किया था, यानी कि शेक्सपियरियन सोनेट। ये शेक्सपियरियन सोनेट में लिखते थे, सर थॉमस वेट पेट्रार्कन सोनेट्स में लिखते थे। अर्ल ऑफ सरे ब्लैंक वर्स लेकर आए थे और बहुत सारे वर्क्स जो हैं वो ब्लैंक वर्स में लिखे गए हैं। क्रिस्टोफर मार्लो, आपने इनका नाम सुना होगा। इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब अपनी ट्रेजेडीज में ब्लैंक वर्स का यूज़ किया है। सर फिलिप सिडनी, अब सर फिलिप सिडनी भी रेनेसां पीरियड के थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट और फेमस हैं ये भी इसमें। कॉर्टियर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, अ ट्रू प्रोटेस्टेंट नाइट, ये इनके कुछ सोनेट्स हैं। ये भी सॉन्ग्स एंड सोनेट्स पे लिखते थे सर फिलिप सिडनी। सर वॉल्टर रे, ये भी सोनेट्स और सॉन्ग्स पे लिखते थे। ये कुछ इनके वर्क्स हैं, तो आप लोगों को मतलब इजी हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि ये कुछ राइटर्स हैं रेनेसां के जिनका बहुत ज़्यादा योगदान था रेनेसां पीरियड में सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, ये आपको याद रखना है। इन लोगों ने इंग्लैंड को सोनेट्स दिए थे, इन्होंने ज़्यादा वर्क किया है अपना सॉन्ग्स एंड सोनेट्स पे। अब हम पढ़ेंगे द एलिजाबेथियन एज। ये हमारा क्या था, रेनेसां। इसके बारे में मैं अच्छे से डिटेल में बता चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में। अब हम पढ़ते हैं द एलिजाबेथियन एज। इस टाइम पीरियड में क्या था, क्वीन एलिजाबेथ थी, वो क्या थी, क्वीन थी। एलिजाबेथ क्वीन थी इंग्लैंड की। 1558 में ये इंग्लैंड की क्वीन बनी थी और 1603 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये जो एज है, ये जो एरा है, एलिजाबेथ के नाम से माना जाता है। ब्रिंगिंग अ डिस्टिंक्टिव paradigm shift in the history of English literature, and Elizabethan age represents a brilliant century of all the periods and is also known as the golden age. ये आपको याद रखना है। एलिजाबेथियन एज को हम गोल्डन एज भी कहते हैं। सर थॉमस वेट एंड हेनरी हॉवर्ड, अभी पीछे मैंने बताया, अर्ल ऑफ सरे हैज अ मैसिव कंट्रीब्यूशन टू दिस एज। क्यों? क्योंकि ये क्या लेकर आए थे इंग्लैंड में, सोनेट्स लेकर आए थे एंड ब्लैंक वर्स लेकर आए थे, आपको याद रखना है। थॉमस इंट्रोड्यूस सोनेट्स टू ग्रेट ब्रिटेन, राइट, ये आपको याद रखना है। सोनेट्स लेकर आए थे एंड अर्ल ऑफ सराय ब्रॉट द यूज ऑफ ब्लैंक वर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, which was later utilized by celebrated Elizabethan writers like शेक्सपियर। शेक्सपियर ने अपने वर्क्स में ब्लैंक वर्स का यूज किया है। क्रिस्टोफर मार्लो ने अपनी ट्रेजेडीज में किया है। जॉन मिल्टन ने भी ब्लैंक वर्स का यूज किया है। आपको ये याद रखना है, जॉन मिल्टन की एक बहुत फेमस बुक है, पोइट्री है, आप कुछ भी बोल सकते हो, द पैराडाइज लॉस्ट, वो हमारी ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है। To name a few, Total's Miscellany is considered as a first printed book amongst the different poetry works of this period. मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में पूछा था वो कौन सी पहली बुक थी जो प्रिंट हुई थी। प्रिंटिंग प्रेस आई थी, मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस, जो जर्मनी के
राइटर थे या कुछ भी आप बोल सकते हो, जर्मनी में रहने वाले थे, गुटनबर्ग नाम था, मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस वो लेकर आए थे। इंग्लैंड में कौन लेकर आए थे? विलियम कैक्सटन लेकर आए थे, ये आपको याद रखना है। टॉटल्स मिसलेनी पहली वो बुक थी जो प्रिंट हुई थी, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया है। The Golden Age is the period of English literature brought a gallery of authors of genius and literary masterpieces. It was a dynamic age filled with intellectual and religious revolutions. अभी मैंने आपको बताया था मॉडर्नाइजेशन की तरफ था ये, यानी कि डायनामिक एज थी। जो रेनेसॉ था वो क्या था? ओल्ड इंग्लिश मिडल इंग्लिश से मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा था। तो इसमें क्या था? इंटेलेक्चुअल रीबर्थ हुआ था, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, रिलीजियस रेवोल्यूशंस क्यों थे? क्योंकि बाइबल को ट्रांसलेट किया गया था। एंड अपहीवल्स एज द न्यू ह्यूमैनिज्म सर्ज्ड, मैंने आपको बताया ह्यूमैनिज्म, ये टर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जो पेट्रार्क लेकर आए थे, पेट्रार्क ने इन्वेंट किया था रेनेसॉ के लिए। There were many significant works like Sir Thomas Hobbes, Castiglione and Sir Thomas North's Plutarch. सर थॉमस नॉर्थ जो थे उनकी बहुत फेमस बुक थी प्लूटार्क, आपको याद रखना है। एडमंड स्पेंसर इज अनदर prolific names in golden age who is also known as the poet's poet. ये आप लोगों को पता होगा, एडमंड स्पेंसर को पोएट्स पोएट कहते हैं। किसने कहा था ये टर्म? एडमंड स्पेंसर को किसने द पोएट्स ऑफ पोएट कहा था? द पोएट ऑफ पोएट, आपने चार्ल्स लैम्ब का नाम सुना होगा, चार्ल्स लैम्ब ने एडमंड स्पेंसर को द पोएट्स पोएट की का खिताब दिया था, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। His famous poem is 1579 The Shepherd's Calendar. आपने शेफर्ड्स कैलेंडर के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। ये एक पेस्टोरल उस पे है, पेस्टोरल मैंने आपको बताया था, आपको प्रीवियस क्लासेस में मतलब मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। मैंने पोइट्री के बारे में बताया कि कितनी टाइप की पोइट्री होती है, एलेजी, ओड, पेस्टोरल, एलिजी, तो ये सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। 89 सोनेट्स थे इसमें। सर फिलिप सिडनीज अर्काडिया, ये भी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। सर फिलिप सिडनी ने भी अपनी एक मतलब पोइट्री लिखी थी, अर्काडिया उसका नाम था। माइकल ड्राइटन, सर वॉल्टर राइट, ये कुछ फेमस राइटर्स हैं इस एरा के। बेन जॉनसन आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेम्स इन मेडिवल इंग्लिश लिटरेचर। देयर वाज अ फेमस ग्रुप इन द गोल्डन एज विच वाज नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स। इसके लिए भी मैं एक अलग से क्लास बनाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यूनिवर्सिटी विट्स होते क्या है। बेसिकली मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यूनिवर्सिटी विट्स जो थे वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स थे, उनका ग्रुप था। ये टोटल 7 स्टूडेंट्स का ग्रुप था। कुछ हमारे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के थे, कुछ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे, जैसे जॉन लिली, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नाश, जॉर्ज पेले वर सम ऑफ द सेलिब्रेटेड नेम्स अंडर दिस ग्रुप। अब देखिए, क्रिस्टोफर मार्लो, आप लोगों को याद रखना है, क्रिस्टोफर मार्लो सिर्फ ट्रेजेडी लिखते थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वो कौन सा राइटर था जो सिर्फ ट्रेजेडी के बारे में लिखता था, जो सिर्फ ट्रेजेडी प्लेज लिखता था। वो क्रिस्टोफर मार्लो है। इन्होंने सारे प्लेज अपने ट्रेजेडी बेस्ड लिखे हैं। जैसे आपने डॉक्टर फॉस्टस सुना होगा, द जू ऑफ माल्टा सुना होगा। आप लोगों को एक बात और याद रखनी है, द जू ऑफ माल्टा जो क्रिस्टोफर मार्लो ने अपनी ट्रेजेडी प्ले लिखा था, वो किससे उसके ऊपर शेक्सपियर ने अपना एक प्ले लिखा था, उसका नाम क्या था? द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये आपको याद रखना है। जो जू ऑफ माल्टा था क्रिस्टोफर मार्लो का, वो क्या बना था? सोर्स बना था शेक्सपियर के द मर्चेंट ऑफ वेनिस का। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। जॉर्डन ऑल्सो प्लेड अ ग्रेटर रोल इन मेटाफिजिकल पोएट्री। अब इस टाइम पे क्या होता था, रेनेसो में जो जॉर्डन थे वो मेटाफिजिकल पोएट्री पे लिखते थे, मतलब मेटाफिजिकल पोएट थे, मेटाफिजिकल पोएट्री वगैरह लिखते थे। एंड अ ब्यूटिफुल सोनेट्स ऑफ द एलिजाबेथियन एज, ये बहुत फेमस राइटर हैं इस एरा के, आपको याद रखना है। सर फ्रांसिस बैकन, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मेटाफिजिकल पोएट कौन था। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मेटाफिजिकल जो टर्म है, मेटाफिजिक्स टर्म, वो किसने इन्वेंट की है।
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो मेटाफिजिक्स टर्म है वो किसने कॉइन की है। Sir Francis Bacon popularized the scientific method of analysis and wrote many intellectual and analytical essays in this period. अब इस पीरियड में एसेज का भी बहुत ज़्यादा मतलब ये था कि ऐसे वगैरह भी बहुत ज़्यादा लिखे जाते थे। सॉरी, सर फ्रांसिस बैकन ने भी बहुत सारे ऐसे लिखे हैं। Moreover, literary dramas have a crucial role to play in making this age golden. The first comedy play, ये भी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। फर्स्ट कॉमेडी प्ले कौन सी थी? राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, ये आपको याद रखना है। जो हमारी फर्स्ट कॉमेडी प्ले था वो राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर था। जो किसने लिखा था? निकोलस उडाल ने लिखा था। निकोलस उडाल ने लिखा था पहली कॉमेडी, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर उसका नाम था। From Hamlet, King Lear, Othello and Julius Caesar to Midsummer Night's Dream, As You Like It and Romeo and Juliet, William Shakespeare contributed many historical dramas and tragedies as well as romantic plays and comedies to the Golden Age. पता है, एक बात बोली जाती है कि ये एज गोल्डन मतलब पीरियड था, इसमें ज़्यादातर योगदान जो था वो शेक्सपियर का था इसको गोल्डन एज बनाने में, ऐसा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? शेक्सपियर ने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं, 37 प्लेज हैं विलियम शेक्सपियर के। इन्होंने 37 प्लेज लिखे हैं। मतलब बोला कहते थे लोग कि उन लोगों को यकीन नहीं होता था कि शेक्सपियर ने मतलब इतना सब कुछ लिख दिया। इनके बहुत ज़्यादा मतलब वर्क्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिन पे मूवीज़ भी बनी हैं। हैमलेट, हैमलेट किसका है? विलियम शेक्सपियर का है। ये इनकी ट्रेजेडी थी जो सबसे बड़ी थी। बोला जाता है बहुत ज़्यादा 10,000 कुछ वर्ड्स में ये लिखी गई थी हैमलेट, जो इनकी वो था प्ले था, ट्रेजेडी प्ले था ये। और हैमलेट पे एक मूवी भी बनाई गई है बॉलीवुड में जिसका नाम हैदर है, आप लोगों ने देखी होगी। किंग लियर हिस्टोरिक प्ले था। ओथेलो पे भी मूवी बना रखी है। ओंकारा मूवी आपने देखी होगी, नाम सुना होगा, वो भी ओथेलो पे बेस्ड है। जूलियस सीजर, ये आपने पढ़ी होगी स्कूल टाइम में भी। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एज यू लाइक इट, रोमियो एंड जूलियट, ये तो सबको पता है इसके बारे में। ये सब विलियम शेक्सपियर के कुछ प्लेज हैं। नोटेबल राइटर्स ऑफ द एलिजाबेथियन एरा ऑल्सो इंक्लूड जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के बारे में तो आपने सुना होगा, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, ये जॉन मिल्टन की हैं। जॉन वेबस्टर, थॉमस किड, जॉर्ज पेले, बेन जॉनसन जो है वो शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा मतलब एडमायर करते थे, उनको बहुत पसंद करते थे। पसंद इन द सेंस उनके बारे में बहुत अच्छा इन्होंने लिखा भी है और इनके बहुत अच्छे मतलब ये इनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं। अब एलिजाबेथियन पोइट्री एंड प्रोज। एलिजाबेथियन एरा में पोइट्री एंड प्रोज कैसे थे? Many imitators of Chaucer appeared after his death, but few are of great interest. Before the Great Literary Age in 1579, two poets wrote works of value. दो पोएट थे जिन्होंने बेस्ट वर्क्स लिखे थे इस एरा में, सर थॉमस वैट एंड अर्ल ऑफ सरे। ये मैंने आपको बताया, सोनेट्स लेकर आए थे सर थॉमस वैट एंड अर्ल ऑफ सरे, ब्लैंक वर्स लेकर आए थे। सर थॉमस वैट imitated Italian sonnet after 14th century Italian poet Petrarch. किससे इन्फ्लुएंस थे? इटालियन पोएट पेट्रार्क से इन्फ्लुएंस थे। और इनकी जो राइमिंग स्कीम थी वो क्या थी? ए बी बी ए बी बी बी, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। ए बी बी ए बी बी ए, ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ब्रॉट द सोनेट टू इंग्लैंड, ये पहले वो इंसान थे जो सोनेट को इंग्लैंड में लेकर आए थे इटली से। सोनेट 14 लाइन्स का lyric poem of fixed form and rhyme pattern written in a single stanza, Italian and Shakespearean, ये मैं आपको बताऊंगी। पेट्रार्कियन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट्स, बहुत टाइप के सोनेट्स होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अर्ल ऑफ सरे ब्लैंक वर्स लेकर आए थे। इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट्स को मतलब ये इन्होंने इंग्लिश सोनेट्स और शेक्सपियरियन सोनेट्स में भी मतलब इंग्लैंड को योगदान दिया है। लेकिन क्या कहा जाता है, एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर कहीं भी इंग्लिश सोनेट लिखा हुआ है तो उसका मतलब शेक्सपियरियन सोनेट है, ये आपको भूलना नहीं है। रोट द फर्स्ट ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश, इन्होंने पहला ब्लैंक वर्स लिखा था इंग्लिश में, ये ब्लैंक वर्स लेकर आए थे इंग्लैंड में। ब्लैंक वर्स, वर्स विदाउट राइम,
यूजुअली इन लाइन्स ऑफ 5 आयम्बिक फीट। ये मैं बताऊंगी, फीट, फुट, आयम्बिक, पेंटामीटर्स, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। एलिजाबेथियन पोइट्री, प्रोज एंड ड्रामास। एडमंड स्पेंसर, अब कुछ फेमस राइटर्स ये भी हैं इस एरा के। एडमंड स्पेंसर जिन्होंने क्या लिखी थी, फेरी क्वीन भी लिखी थी, द शेफर्ड्स कैलेंडर भी लिखी थी। शेफर्ड्स कैलेंडर जो है वो पेस्टोरल पोएम है, मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया था। इसमें क्या है, 12 बुक्स हैं। द शेफर्ड्स कैलेंडर में 12 बुक्स हैं और हर महीने एक एक बुक जो है वो पब्लिश हुई थी। जैसे एक साल में 12 मंथ होते हैं, ऐसे ही इस बुक में 12, मतलब ये जो पूरा वो था, बंच बोल सकते हैं आप बुक्स का, इसमें 12 बुक्स थी जो हर महीने पब्लिश हुई थी। कंबाइंड शेक्सपियरियन एंड इटालियन सोनेट फॉर्म्स, जो कंबाइंड फॉर्म में लिखी गई थी, शेक्सपियरियन में भी और इटालियन सोनेट्स में भी। इटालियन सोनेट्स मतलब पेट्रार्कन सोनेट्स। द फेरी क्वीन इनका मोस्ट फेमस वर्क है, एग्जाम में पूछा जाता है। डिवाइज द स्पेंसियरियन स्टेंजा, इन्होंने अपना ही स्टेंजा बनाया था, स्पेंसियरियन अपने ही नाम से इन्होंने फेरी क्वीन अपने उस स्टेंजा में लिखा था। पेस्टोरल, कंसर्निंग द लाइफ ऑफ शेफर्ड्स, स्पेंसियरियन स्टेंजा। अब इसमें पेस्टोरल मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मैंने बताया था कि कितने टाइप की पोइट्री होती है, उसमें पेस्टोरल पोएम के बारे में भी मैंने बताया था, जो कि शेफर्ड्स और लाइफ ऑफ शेफर्ड्स और विलेज इनके ऊपर बेस्ड होती है। स्पेंसियरियन स्टेंजा, द वर्स हैज 9 लाइन्स, 9 लाइन्स की होती है। द लास्ट हैज 6 फीट, द अदर्स 5। ये मैं आगे डिस्कस करूंगी, अलग से क्लास लूंगी इसकी। The Elizabethan age produced a surprising flow of lyrics, lyric poetry, ये भी मैंने आपको क्लियर किया था प्रीवियस क्लास में, देख लीजिएगा। Gives expression and more focus to the poet's thoughts and feelings, सबसे ज़्यादा फोकस पोइट्स के थॉट्स और उनकी फीलिंग्स पे दिया जाता था towards the end of Elizabethan age. Best lyrics in dramatic works are Shakespeare's Twelfth Night। कब लिखी गई थी Twelfth Night? 1601। हम शेक्सपियर के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, वहाँ पे आपको इनके सारे प्लेस, सारे ड्रामास, पोइट्री, सोनेट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। इजीली आपका पूरा कवर हो जाएगा सिलेबस। ये अभी आपको इतना याद रखना है कि जो ड्रामेटिक वर्क था, बेस्ट लिरिक्स शेक्सपियर का, वो 12th नाइट था, जो 1601 में लिखा गया था। ये इसकी कुछ लाइन्स हैं। ओ मिस्ट्रेस माइन, वेयर आर यू रोमिंग। क्रिस्टोफर मार्लो भी इसी एरा के थे, जिन्होंने डॉक्टर फॉस्टस लिखा था। ये सिर्फ ट्रेजेडी के ऊपर लिखते थे। द पैशनेट शेफर्ड ऑन हिज लव, ये इनका क्या था, ये इनका मोस्ट फेमस वर्क है, इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। ये इसकी कुछ लाइन्स है। कम लिव विद मी एंड बी माई लव एंड वी विल ऑल द प्लेजर्स प्रूव दैट हिल्स एंड वैलीज, डेल्स एंड फिल्स, woods or steepy mountain yield. Sir Walter wrote another poem as The Girl's Answer. If all the world and love were young, ये इनकी कुछ पोइट्री की लाइन्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखा जाता था और इनके कुछ फेमस राइटर्स थे ये, जो इस एरा के प्रोमिनेंट राइटर्स थे, जिनके वर्क्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो, द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट बिफोर शेक्सपियर वॉज क्रिस्टोफर मार्लो। 1564 से 1593 ही रोट 5 प्लेज। ये कब हुए थे, इनका बर्थ कब हुआ था, 1564 में, एंड ही डाइड इन 1593। इन्होंने 5 प्ले लिखे हैं अपने, पांचों क्या हैं, ट्रेजेडी हैं। ये सिर्फ ट्रेजेडी पे लिखते थे। फर्स्ट टेम्बरलाइन, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। डॉक्टर फॉस्टस बहुत फेमस है, ये भी आपने पढ़ा होगा। जैसे मैं जो इसका जो वो था मेस्टोफिलिस, मतलब इसके बारे में इसमें ये है कि इसमें डाउनफॉल दिखाया है, ट्रेजिक एंड दिखाया है। किसका, जो इस ट्रेजेडी का हीरो था डॉक्टर फॉस्टस, उसका ट्रेजिक एंड दिखाया है इसमें, कि कैसे वो उसकी डेथ हो जाती, मतलब कैसे वो सिन वो करता है, कमिट करता है और खुद का ही डाउनफॉल हो जाता है उसकी ग्रीड की वजह से। ये बहुत फेमस वर्क है, आप पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। द जू ऑफ माल्टा, इसमें बेसिकली ब्लैक मैजिक के बारे में बताया गया है। द जू ऑफ माल्टा, ये मैंने अभी पीछे आपको बताया, ये किसका सोर्स था, विलियम शेक्सपियर का जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस है उसका सोर्स है। एडवर्ड टू, ये भी क्या है,
ट्रेजिडी है डिडो क्वीन ऑफ कैथार्ज, ये भी ट्रेजिडी है क्रिस्टोफर मार्लो की। In this handful of plays appears the first true voice of the Renaissance of the period of new learning, new freedom, new enterprise, of the period of worship of men rather than God. मैंने आपको बताया इस एरा में क्या था, ह्यूमैनिज्म को ज़्यादा वैल्यू दी गई थी, ह्यूमैनिस्टिक वैल्यूज़ को ज़्यादा मतलब उसको ज़्यादा अहमियत दी गई थी रादर देन गॉड एंड चर्च क्लर्जीमैन। तो आपको ये याद रखना है। द डॉन दैट मार्लो sang into our skies with mouth of gold and morning in his eyes. Marlowe sums up the new age. कौन सी? The old restrictions of the church and the limitations on knowledge have been destroyed. Obviously, rebirth हुआ था लोगों का सोच बदली थी। बाइबल ट्रांसलेशन के बाद क्या हुआ था, लोग ह्यूमैनिस्टिक वैल्यूज़ की तरफ ज़्यादा गए थे। The world is opening up and the ships are sailing to new lands. Obviously, world क्या था, डायनामिक एज थी, ये गोल्डन एज थी, चीज़ें बदल रही थी, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा था सब कुछ। Wealth is being amassed, the great national aggressors are rising. इसको हम और क्या बोलते हैं, द एज ऑफ शेक्सपियर। मैंने आपको बताया था कि शेक्सपियर का ज़्यादा योगदान था इस एज में, गोल्डन एरा इसको बोला जाता है। 1564 में विलियम शेक्सपियर का बर्थ हुआ था, ये पैदा हुए थे। 1616 में इनकी डेथ हो गई थी। Was an English poet and playwright widely regarded as the greatest writer in the English language. He is often called England's national poet. इनको इंग्लैंड का नेशनल पोएट भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। His surviving works include some collaborations consist of about 38 plays. 37 to 38 प्लेज इन्होंने लिखे हैं, 154 सोनेट्स लिखे हैं, हम सब कवर करेंगे। 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स भी लिखी हैं। अच्छा, इनकी 2 जो नैरेटिव पोएम्स हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन कौन सी हैं, और इन्होंने उसे मतलब किसे डेडिकेट किया है। एक डार्क लेडी थी, एक WH, आपने सुना होगा WH के बारे में। ये 2 लोग थे जिनको इन्होंने अपनी दोस्त वो जो थे डेडिकेट किए थे। सोनेट्स तो डेडिकेट किए ही थे इन दोनों को, लेकिन वो आपको मुझे वो बतानी है, 124 से समथिंग कुछ सोनेट्स है जो इन्होंने WH को डेडिकेट किए थे, कुछ इन्होंने डार्क लेडी को किए थे। लेकिन जो 2 नैरेटिव पोएम्स थी वो भी इन्होंने डेडिकेट की थी, और किसे की थी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया बहुत बार। His plays have been translated into many major living language and are performed more often than those of any other playwrights. Obviously हमारे बॉलीवुड में भी दिखाया गया है, इनकी काफ़ी प्लेज को मतलब मूवी की तरह, मूवी के फॉर्म में बनाया गया। जैसे हैमलेट है हैदर, और ओथेलो जो है विलियम शेक्सपियर की ओंकारा, और मैकबेथ के बारे में आपने सुना होगा, मकबूल एक मूवी है वो उसी पर बेस्ड है। अब एलिजाबेथन एज में ये 2 ऐसे लोग थे जिनका बहुत बड़ा मतलब हाथ था। क्यों था? क्योंकि ये सोनेट्स लेकर आए थे, और ये क्या लेकर आए थे, ब्लैंक वर्स लेकर आए थे। अब मैंने पीछे आप लोगों को बताया। विलियम शेक्सपियर 154 इनके सोनेट्स थे, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है एलिजाबेथन एज में, गोल्डन एज बनाने में। विलियम हर्बर्ट WH, अभी जो मैंने पीछे आपको बताया, मिस्टर WH, ये इनका नाम है विलियम हर्बर्ट। 3rd अर्ल ऑफ पेम्ब्रॉक, ये थी इनकी 2 नैरेटिव लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स जो विलियम शेक्सपियर ने डेडिकेट की थी। वीनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ ल्यूकरेस। वीनस एंड एडोनिस 1593 में लिखी गई थी, एंड द रेप ऑफ ल्यूकरेस 1594 में लिखी गई थी। ये 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम थी विलियम शेक्सपियर की, जो इन्होंने अपने फ्रेंड विलियम हर्बर्ट को क्या की थी, डेडिकेट की थी। एडमंड स्पेंसर के बारे में अभी मैंने आपको पीछे बताया, इनका द शेफर्ड्स कैलेंडर इन्होंने लिखा था। 88 से 89 सोनेट्स इसमें है, और ये कितनी बुक्स में है, 12 बुक्स में है, ये आपको याद रखना है। एपिथेल्मियन, प्रोथेल्मियन एंड द फेरी क्वीन। एपिथेल्मियन इन्होंने अपनी वाइफ के लिए लिखा था। द फेरी क्वीन, ये भी इनका मोस्ट फेमस वर्क है जिसमें इन्होंने स्पेंसरियन सोनेट्स पे लिखा है। अब सर फिलिप सिडनी, ये मैंने अभी आपको पीछे बताया,
अर्कैडिया इनका वर्क था जो कि बहुत ज़्यादा फेमस था, एलिजाबेथियन एज में ही लिखा गया था अर्कैडिया। यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में भी मैंने आप लोगों को अभी बताया। 7 यूनिवर्सिटी विट्स थे जो कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एलुमनाई थे, या फिर आप बोल सकते हैं स्टूडेंट्स का ग्रुप था। जॉन लिली, क्रिस्टोफर मार्लो, जिनके हेड कहा जाता है यूनिवर्सिटी विट्स के जो हेड थे वो क्रिस्टोफर मार्लो थे, मतलब ऐसा बोला जाता है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, ये जो टर्म है यूनिवर्सिटी विट्स, ये किसने कॉइन की थी? ये टर्म किसने कॉइन की थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। रॉबर्ट ग्रीन, ये भी यूनिवर्सिटी विट हैं। थॉमस नाशर, थॉमस लॉज, जॉर्ज पेले, थॉमस किड। थॉमस किड की बहुत फेमस एक बुक है स्पेनिश ट्रेजेडी, आपने नाम सुना होगा, द स्पेनिश ट्रेजेडी। इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि द स्पेनिश ट्रेजेडी किसने लिखी है, तो आपको याद रखना है थॉमस किड ने लिखी है। रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया था अपने इनका एक वर्क है ग्रॉड्स ऑफ विट करके कुछ है, आप इसमें इन्होंने क्या किया था, विलियम शेक्सपियर को मतलब कुछ मतलब एक क्रिटिकल कमेंट डाला था उनके बारे में, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बहुत फेमस है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। आप बस इतना बता दीजिएगा कि उस बुक का नाम क्या था, मतलब उस आर्टिकल का नाम क्या था। उस बुक में रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया था, अपस्टार्ट क्रो बोला था, अपस्टार्ट क्रो विलियम शेक्सपियर को। अभी मैंने उसका नाम भी बताया था बुक का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मोस्ट फेमस है, एग्जाम में पूछा जाता है, और इन्होंने विलियम शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि पहले के मतलब कहा जाता था कि जो विलियम शेक्सपियर थे वो लोगों के ना मतलब उस टाइम के राइटर्स के वर्क्स को कॉपी करते थे, मतलब कुछ उसमें चेंजेस कर देते थे, लेकिन स्टोरी उन्हीं की उठा लेते थे। इनकी बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने खुद से मतलब अपने उससे लिखे, इमेजिनेशन से, वरना ये क्या करते थे, उन लोगों की स्टोरी में अपनी इमेजिनेशन डाल देते थे। तो इसलिए रॉबर्ट ग्रीन ने इनको क्रिटिसाइज भी किया था इस चीज़ के लिए। बाकी लेट्स सी किस किस को पता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर अभी मैंने पीछे बताया, ये फर्स्ट कॉमेडी थी जो कि निकोलस उडाल ने लिखी थी। गॉर्बुडैक फर्स्ट ट्रेजेडी थी जो थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सेक्वेल ने लिखी थी। फॉरेक्स इनका मतलब इसका एक और टाइटल है, इसको बोला जाता है गॉर्बुडैक को। ये अभी वही है गॉर्बुडैक फर्स्ट ट्रेजेडी। ये हमारा था एलिजाबेथियन एरा। इसमें बेसिकली इतना कुछ है नहीं, बस यही है, इसी में से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो एज ऑफ शेक्सपियर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए मैं अलग से क्लास लूँगी, आप लोगों को अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगी शेक्सपियर के ऊपर, उनकी मतलब उनकी लाइफ हिस्ट्री, उनके वर्क्स, उन्होंने क्या क्या योगदान दिया इंग्लिश लिटरेचर में, वो सब आपको वहाँ मिल जाएंगे। इनके जितने भी मतलब प्लेज हैं 37 to 38 प्लेज, ड्रामाज, हम वो सब वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट कोटेशंस, इंपॉर्टेंट लाइंस जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, कैरेक्टर्स, सब आराम से डिस्कस होगा। आप इस चैनल पे बने रहिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा, कुछ हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एलिजाबेथियन एज पे। आज हमने एलिजाबेथियन एज कवर किया है, तो इस पे कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो चैनल पे बने रहिएगा। ये फाखरा मैम का प्रैक्टिस बैच आ रहा है 17 जनवरी को 3 बजे, जिसमें 1200 प्लस क्वेश्चंस वो डिस्कस करेंगी, आप लोगों को समझाएंगी, पढ़ाएंगी, क्वेश्चंस वगैरह मतलब पीपीटीज वगैरह देंगी। तो आप चैनल पे बने रहिएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और ये आपने क्वांट का नाम सुना होगा, क्वांट मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। एक्चुअली मुझे मैथ्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आप लोगों को अगर ये बैच ज्वाइन करना है तो आप एक काम कीजिए, हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं, इंग्लिश बाय टाइगर सर। आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन सब कुछ मिल जाएगा क्लास से रिलेटेड। और ये जो प्रैक्टिस बैच आ रहा है मैम का मैथ्स का, इसके बारे में भी आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अरिथमेटिक, क्वांटिक और क्वांट से रिलेटेड समथिंग कुछ है मैथमेटिक्स से। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं जो ETS पर होती हैं।
7 बजे सर का पेड बैच है, मतलब ETS ऐप पर होता है। आपको ETS ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और या फिर आप प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे क्विज भी होते हैं, मॉक टेस्ट भी होते हैं, और इंग्लिश ग्रामर का पेड बैच इस पे चल रहा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, तो आप वहाँ से वो भी ले सकते हैं। 4 बजे GS की क्लास होती है जो फाखरा मैम पढ़ाती है, 5 बजे मेरी क्लास होती है इंग्लिश लिटरेचर की, और 6 बजे मैम की अरिथमेटिक एंड क्वांट की क्लास होती है। इसी का जो प्रैक्टिस बैच है वो आ रहा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। बाकी प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।